बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे साथ हैं मिस समरीन खान। मिस, प्लीज थोड़ा सा ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन अपना करवाइएगा। जी, दिस इज समरीन खान। करंटली मैं जापान में मौजूद हूँ। आई एम परसुइंग माय मास्टर्स डिग्री इन जापान इन इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट। और डेजिग्नेशन मेरा सेक्शन ऑफिसर है। बिफोर कमिंग टू जापान आई वाज वर्किंग इन मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक्स अफेयर्स। सही। अच्छा मिस, नॉर्मली आजकल जो चल रहे हैं एग्जाम्स वगैरह सीएसएस वगैरह के हवाले से, तो नॉर्मली हमारा चैनल जो है वो सीएसएस के जो न्यू ब्यूरोक्रेट्स होते हैं या जो पहले से पास कर चुके हैं उनके हवाले से हम लोग इंटरव्यू करते हैं। तो आपने एक नया प्रोग्राम जो है वो हमें सजेस्ट किया कि नॉर्मली लोगों में इसके हवाले से अवेयरनेस नहीं है, जिसका नाम है सोप। सोप ही है या इसका एब्रीवेशन है एसओपीई ही बोला जाता है इसको? सोप कहते हैं और इसके ठीक है। एब्रिविएशन सेक्शन ऑफिसर प्रमोशनल एग्जामिनेशन। सही। तो इसमें भी कुछ डिपार्टमेंट्स होते हैं सोप में भी? बेसिकली ये जैसे हमारा सीएसएस के ना 12 ग्रुप्स हैं। ठीक ठीक है। है। और इसमें एक ग्रुप है ऑफिस मैनेजमेंट ग्रुप। ठीक है। इसमें जितने भी जो फेडरल गवर्नमेंट के इदारों में या उसके अटैच डिपार्टमेंट्स मिनिस्ट्रीज या उसकी सब्सिडरी जो सब्जी सॉरी जो उसकी अटैच डिपार्टमेंट के साथ और जो रीजनल ऑफिस हैं उसमें ठीक है। काम करने वाले जितने भी ऑफिशियल्स हैं वो प्रमोशनल एग्जाम यानी कि जो सोप है उसके लिए अप्लाई करते हैं in ठीक है। order to get appointed in the office management group. So this is the occupational group from the सही। non-cadre to cadre group. सही। अच्छा, आपने किस ईयर में अप्लाई किया? मैंने 2017 में। सही। और कैसे मोटिवेट हुई, आपको कहाँ से इंफॉर्मेशन मिली ये वाली? मोटिवेशन ये थी कि बेसिकली मैं पहले इससे पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स में काम कर रही थी। वहाँ पे प्रमोशनल चैनल्स नहीं थे। सही। और एक जगह पे जब आप काम कर रहे होते हैं तो वहाँ पे जब प्रमोशनल चांसेस ना हो, आपकी करियर ग्रोथ ना हो रही हो, हम्म। डेवलपमेंट ना हो रही हो, एंड यू स्टार्ट फीलिंग दैट योर स्किल्स रिक्वायर्ड मोर एरियाज टू वर्क इन। तो वहाँ पे फिर आप चाहते हैं कि या तो इंस्टीट्यूट चेंज हो जाए, ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन चेंज हो जाए। लेकिन वहाँ पे भी मुझे चांसेस नहीं मिल रहे थे। एंड इसकी इंफॉर्मेशन मुझे क्योंकि उस वक्त मुझे थोड़ी सी करियर ग्रोथ चाहिए थी। तो एफपीएससी की वेबसाइट में डेली चेक करती थी एंड डिफरेंट जो 17 स्केल की पोस्ट आती थी उसके लिए अप्लाई करती थी। सो आई केम थ्रू द पोस्ट जिसमें सोप का एग्जाम मेंशन हुआ हुआ था। एंड दैट्स हाउ आई अप्लाइड। कहीं से कोई इन्फॉर्मेशन मिली नहीं। आई वाज सर्चिंग कॉन्टिन्यूसली क्योंकि ये फॉर द फर्स्ट टाइम इट वाज द एग्जाम विच वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय the FPSC in their website। और स्टैब्लिशमेंट डिवीजन ने इसको जो है फॉर्मुलेट किया। तो ये तो आप पहले फर्स्ट बैच फर्स्ट में ही टाइम था। आपने क्लियर, सही 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 सही। ठीक है, टू माशाल्लाह। 2016 में ये फर्स्ट था। फर्स्ट में मेरा क्लियर नहीं हो सका था अच्छा। अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि पहले हमारे पास ना इसका कोई मौजूद नहीं था। ना सिलेबस था और ना ही पास पेपर थे, ना कोई जो है ना हमारे पास कोई राह थी कि किसको फॉलो करना है, कोई मेंटोरशिप नहीं थी। तो हम्म। इस किस्म के हमारे लिए काफ़ी चैलेंजेस थे। क्योंकि मार्केट में ये एक नई चीज़ है ना, मैंने खुद जब आपने मुझे ये सजेस्ट किया तो मैंने भी ये फर्स्ट टाइम जो है वो सुना, और मैंने इसके ऊपर फिर रिसर्च की काफ़ी। क्योंकि लोगों को इस चीज़ की अवेयरनेस नहीं है। मतलब मैं अपना बात करूं कि मैं डेली बेसिस पे सीएसएस की ब्यूरोक्रेट्स के साथ वीडियोस बना रहा होता हूं या इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा होता हूं, तो मुझे भी इस हवाले से नॉलेज नहीं थी। क्योंकि ये कुछ नया था जो मुझे आपने सजेस्ट किया कि हमें इसके हवाले से अवेयरनेस देनी चाहिए और वीडियो बनानी चाहिए। अच्छा मिस, साथ आपने मोटिवेशन की बात की कि जब आपके पास ग्रोथ की बात हो और आप आगे बढ़ना चाह रहे हो, तो उस पर मुझे एक बात याद है कि अल्लाह ताला कहता है कि अगर आपके पास पर हैं, आपके पास विंग्स हैं, तो आपको उड़ने का पूरा हक है। सो अच्छा मिस, एग्जैक्टली। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं कि फॉर एग्जांपल सीएसएस की एक एज लिमिट होती है, उसमें आपके पास मार्क्स इतने होने चाहिए। इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, ताकि जो लोग अप्लाई करना चाहते हैं तो वो कैसे अप्लाई करें? जी। अच्छा, आपकी पिछली बात से मैं कंटिन्यू करूंगी कि बहुत से लोगों को अवेयरनेस नहीं है। जी। उसकी एक रीजन है कि ये एक इट इज़ नॉट ओपन कॉम्पिटिटिव एग्जाम। दिस इज द एग्जाम फॉर दोज हु आर ऑलरेडी वर्किंग इन द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स।
तो एक तो ये वजह है। और इसका जो कंपटीशन है वो ओवरऑल पाकिस्तान में सिर्फ उन ऑफिशियल्स के दरमियान होता है जो ऑलरेडी सर्व कर रहे होते हैं। सही इट्स सही। अ इंटेंस काइंड ऑफ एग्जामिनेशन। सो दिस इंफॉर्मेशन विल बी मोर यूजफुल फॉर दोज जो हम्म, कि ऑलरेडी अपने डिपार्टमेंट में 16 स्केल पे काम कर रहे हैं एज ए सुपरिटेंडेंट और सही। मिनिस्टीरियल असिस्टेंट, लेकिन वो अपने करियर में ग्रोथ नहीं कर पा रहे हैं। तो दिस एग्जाम इज स्पेसिफिकली डिजाइन फॉर दोज। एंड सेकेंडली, सेकंड आपका क्वेश्चन क्या था, सॉरी आई फॉरगॉट। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। या इसमें यह है कि जैसे आपका जो मिनिमम एज है वो जी। 30 अबव होगी। सही। सीएसएस में 30 बिलो होती है, बिल्कुल इसमें ऐसे ही आपकी है, 30 बिल्कुल। अबव होती है। तो सही। खास तौर पे उन लोगों के लिए जो ऑलरेडी अगर सीएसएस उन्होंने अटेम्प्ट दी है तो वो हम्म। नहीं क्लियर कर पास हो पाए, सके। ऑलरेडी वो सर्विस में है, तो उनके लिए दिस इज अ ओपन विंडो फॉर देम टू गेट अपॉइंटेड इन ऑक्यूपेशनल ग्रुप टू बिकम हम्म। सीएसपी। दिस इज अ गोल्डन चांस फॉर देम। तो एक तो 30 की मिनिमम एज लिमिट होती है। दूसरा यह कि आपकी 8 ईयर्स की जो है रेगुलर गवर्नमेंट में सर्विस होनी चाहिए विदाउट ब्रेक इन सर्विस। ठीक है। एंड थर्डली जो है आपका जो डिपार्टमेंट है वो फेडरल गवर्नमेंट के ही डोमेन में हो, फॉर एग्जांपल डिफरेंट मिनिस्ट्रीज, उसके अटैच डिपार्टमेंट और उसके रीजनल ऑफिसेज। तो जैसे हम्म। प्रोविंशियल जो ऑफिसेज में जो काम कर रहे हैं उनकी नहीं काउंट होती। अगर प्रोविंस में कोई फेडरल गवर्नमेंट का इदारा है तो वहाँ का एम्प्लॉय जो है वो इसमें कर सकता है अप्लाई। सही। अच्छा, मैं इसमें जैसे अब नॉर्मली सीएसएस के एग्जाम में होता है कि आपका रिटर्न होता है, फिर आपका साइकोलॉजिकल असेसमेंट होती है, और देन आपका इंटरव्यू होता है। इसमें भी ऐसा ही है? एग्जैक्टली द प्रोसीजर ऑफ दिस एग्जाम इज द सेम लाइक सीएसएस, ठीक है। अच्छा, बट क्या? सिलेबस में थोड़ा फर्क आ जाता है। ठीक है, ठीक है। तो क्यों सिलेबस में, मतलब कोई बताया हुआ है एफपीएससी ने सिलेबस, या आप ही की असेसमेंट कर रहे होते हैं कि कितना बंदा जो है इंटेलिजेंट है, या क्या? इसमें एफपीएससी ने जैसे सीएचएस के लिए एक सिलेबस डिजाइन है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिजाइन है, उसी तरह इस एग्जाम के लिए भी उन्होंने पूरा सिलेबस डिजाइन किया हुआ है। सही। ऑलमोस्ट जैसे सीएचएस में 6 सब्जेक्ट्स जो हैं वो आपने ऑप्शनल चूज करने होते हैं, यहाँ पर आपने 2 सब्जेक्ट्स ऑप्शनल चूज करने होते हैं। ठीक जो है। कंपलसरी सब्जेक्ट्स होते हैं उस एग्जाम के लिए वो 5 होते हैं। और उसमें इंग्लिश, इंग्लिश प्रेसी कॉम्पोजिशन हो गई, आपका जनरल नॉलेज हो गया, ये तमाम हम्म। सब्जेक्ट्स सेम ही होते हैं जो कि सीएसएस के लिए डिजाइन किए गए हैं। इसका अगर मैं थोड़ी सी एग्जांपल दूं तो ये वाला एग्जाम थोड़ा सा जो है वास्ट लेवल का सिलेबस आ जाता है। जैसे कि जनरल नॉलेज का 100 मार्क्स का इस्लामिक स्टडीज का पेपर होगा सही। सीएसएस में, तो हम्म। वही स्लेबस आपका सोप में जो है वो 20 मार्क्स का होगा। मतलब यू हैव सही। टू स्टडी मोर फॉर दैट 20% मार्क्स फॉर जनरल नॉलेज। सो सही। ये है, तो उसमें 12 सब्जेक्ट्स हैं, इसमें 7 सब्जेक्ट्स हैं। तो एज कम्पेयर टू सीएसएस का जो है ज़्यादा वास्ट है, क्योंकि ऑप्शनल सब्जेक्ट उसके 4 सब्जेक्ट्स ज़्यादा हैं। यहाँ पर सही। थोड़ा सा डिफरेंस ये आएगा, टेक्निकल सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने हम्म। पड़ते हैं जो हम्म। कि स्पेसिफिक फॉर वन ग्रुप। सीएसएस का वास्ट इसलिए है क्योंकि आपने सिर्फ एक ग्रुप के लिए अप्लाई नहीं कर रहे हैं। इट इज़ नॉट हम्म। स्पेसिफिकली डिजाइन फॉर सम एडमिनिस्ट्रेटिव और मैनेजमेंट पोस्ट। इट इज़ डिजाइन बिल्कुल। फॉर एक यानी कि पास डीएमजी पीएचपी किस ग्रुप में जाना है, एफएचपी में जाना है आपने, आईआरएस में जाना है, पोस्टल सर्विसेज में एक जाना है, एक आपकी इंफॉर्मेटिक ग्रुप। फील्ड जो है वो इसमें नैरो डाउन हो जाती है ना, तो आपको उसी रिलेटेड पेनिट्रेट एग्जैक्टली, पेनिट्रेट करना होता है। एग्जैक्टली सही। दिस इज स्पेसिफिकली फॉर ओएमजी ग्रुप। जी। अच्छा मिस, अगर कंपैरिजन किया जाए सीएसएस का और सोप का, तो क्या क्या लगता है कौन सा टफ है एग्जाम? डेफिनेटली सीएसएस ही को मैं कहूँगी कि ज़्यादा मोर टफर देन सोप, क्योंकि एक तो ये कि सीएसएस का जो कैंडिडेट है हम्म। वो एक फ्रेश कैंडिडेट होता है। और बिल्कुल। फ्रेश कैंडिडेट जब आता है तो उसके पास स्किल्स नहीं होती हैं, वो एक्सपीरियंस हम्म। नहीं होता, अभी अभी नया मार्केट में आ रहा होता है, तो उसके लिए वो एग्जाम अटेम्प्ट करना बहुत मुश्किल होता है। लाइक अगर हम्म। मैं सीएसएस का एग्जाम दे दूं तो वो मेरे लिए आसान होगा, हम्म। लेकिन जब एक फ्रेश कैंडिडेट आएगा तो उसके लिए वो ज़्यादा मुश्किल होगा। सही। और क्योंकि अब 8 ईयर सर्विस करने के बाद यू आर क्वाइट अवेयर ऑफ द करंट नॉलेज, द हम्म। जनरल नॉलेज, हम्म। आपके करंट अफेयर्स क्या चल रहे हैं। सो एज कम्पेयर टू दैट मेरे लिए शायद इजी हो सकता है, बट एक नया बंदा आएगा तो उसके लिए मुश्किल होगा। हो सेकेंडली सकता उसका वास्ट आपका जो सिलेबस है वो 12 ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं। मैं जाती तौर पे ये समझती हूँ कि सीएसएस इज इटसेल्फ इज नॉट अ बहुत टफ एग्जाम नहीं है जितना हमने इसको एक कह दिया हुआ है कि बहुत है। टफ एग्जाम है। बेसिकली इसका जो कंपटीशन प्रोसेस है ना, सिलेक्शन प्रोसेस, उसमें आप देखें 20,000 बंदे में से आप 250 बंदा सिलेक्ट कर रहे हैं।
तो इसमें टेक्निकलिटी आ जाती है। आपने वो टेक्निकल जो है ना एस्पेक्ट को देखना है कि जो हम्म। सर्विसेज में रिक्वायर्ड क्या है, एग्जामिनर्स आपसे चाहता क्या है। वंस यू हम्म। नो दोज टेक्निकल पार्ट ऑफ द एग्जाम, इट विल बी इजी फॉर यू टू क्रैक द सही। एग्जाम। सही। अच्छा मिस, थोड़ा सा हम ऑडियंस को ये भी साथ बता दें कि आपने सीएसएस का एग्जाम भी क्रैक किया हुआ है। अच्छा, यहाँ पे मैं एक क्लैरिफिकेशन दे दूं कि मैंने सोप का ही एग्ज़ाम दिया था। सीएसएस का मैंने ट्राई 2013 में, आई वाज अबाउट टू टेक अटेम्प्ट फॉर द सीएसएस, बट ड्यू टू ज़िंदगी में कुछ ऐसे हालात होते हैं कि उसके आगे ये हम्म। इम्तिहान बहुत छोटे पड़ जाते हैं। तो बिल्कुल। उसके बाद एज मेरी क्रॉस हो गई थी, एंड आई सही। वाज क्वाइट डिसअपॉइंटेड दैट हाउ टू बी इंडक्टेड इन सीएस लाइक ऑक्यूपेशनल ग्रुप में आके मैं गवर्नमेंट में सर्व करूं। तो मेरे पास एक ही ऑप्शन बचा था और वो सोप का था। सही। और आई एम वेरी सेटिस्फाइड, क्योंकि अगर मैं किसी भी थ्रू अगर आती तो ओएमजी में सिलेक्शन जो होना है वो, आई एम क्वाइट सेटिस्फाइड विद दिस ग्रुप एंड वर्किंग इन दिस डोमेन। तो हम्म। सीएसएस क्योंकि मैंने अटेम्प्ट ही नहीं की थी, तो वो क्रैक करने वाली सिचुएशन सही। नहीं है। तो सही। ये आई एम क्लैरिफाइंग हियर, या सही। अच्छा आई मिस, डोंट नो ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से आई है, बट नहीं नो आई नहीं नेवर नहीं, अटेम्प्टेड मैं फॉर। ऑडियंस को क्लैरिफाई करना चाह रहा था कि आप ये बताएं कि आपने क्लियर किया हुआ है या नहीं। मतलब क्वेश्चन में ओके एज ए ओके, क्वेश्चन राइट पूछ रहा था जी। राइट राइट, थैंक अच्छा यू सो मिस, मच। सोप में नॉर्मली एज रिलैक्सेशन वगैरह कोई होती है? सोप में जो है आपकी कोई एज रिलैक्सेशन लाइक मिनिमम जो है ना 30 है, 30 से बिलो सही। आप अप्लाई नहीं कर और सकते। अगर आप मैक्सिमम इसको देखें तो? और मैक्सिमम कहीं जो है ना एफपीएससी के रूल्स में ये मेंशन नहीं हुआ हुआ। सही। वन थिंग, जब आप किसी भी सर्विसेज में एंटर होते हैं तो आमतौर जी। पर जो है ना एक बच्चे की एज होती है 21 और 22। तो 22 के बाद जब 30 का वो पहुंचता है तो 8 साल उसकी कंटिन्यूस सर्विस हो जाती है। हम्म। तो बिल्कुल। 8 years रेगुलर सर्विस इज रिक्वायर्ड टू अटेम्प्ट दिस एग्जाम। सही। सही, गवर्नमेंट के यस यस किसी भी या, इंस्टीट्यूट में। सही। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। अच्छा मिस, सिलेबस की अगर इसके बात करें सोप की, तो कोई एफपीएससी ने सिलेबस दिया हुआ है और या इसकी कोई सजेस्टेड बुक्स बताई हुई है एफपीएससी ने? यस, इसका पूरा सिलेबस आपकी एफपीएससी की वेबसाइट पर मौजूद है। और जितने कंपलसरी सब्जेक्ट हैं, ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं, और रिकमेंडेड बुक्स भी वहाँ पर मेंशन हुई हुई हैं। बट इट्स हम्म। अप टू द एस्पायरेंट कि वो कौन सी बुक्स पढ़ना चाह रहे हैं, क्योंकि समटाइम्स वो उस सिलेबस के अकॉर्डिंगली उस बुक को नहीं फॉलो कर रहे होते। हम्म। क्योंकि डिपेंड्स कि उनके मेंटोरशिप जो है वो क्या है, या अकेडमीज क्या सजेस्ट कर रही हैं, या वो खुद जी। सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। तो ये सारा डिज़ाइन हुआ हुआ है। ये 2015 में एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन ने जो है पूरा पॉलिसी फ्रेम की थी, और उसमें ये रूल्स एंड सिलेबस डिटेल्ड एफपीएससी की वेबसाइट पर मौजूद हैं। सही। एक्चुअली मिस, मैं डिटेल में चीज़ें और पेनिट्रेट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि लोगों को नहीं पता, बिल्कुल अवेयरनेस नहीं यस है। यस, यू तो कैन मैं आस्क, आई इसलिए थिंक थोड़ा। इट्स जी जी। तो आई एम ग्लैड इट्स आई अपॉर्चुनिटी होप आप फॉर मी माइंड नहीं टू, करेंगे। नो नो नो, you can ask anything. जी It's an opportunity for me to जी। provide information to थैंक यू others सो at मच, this थैंक यू। platform. अच्छा मिस, आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट्स कौन से थे? और अगर साथ ये भी प्लीज़ बता दीजिएगा कि जैसे सीएसएस की अ, हम सब्जेक्ट को चूज़ कर रहे होते हैं तो एक दो चीज़ों को मद्देनज़र रखते हैं कि एक तो ये कि आपका बैकग्राउंड जिस चीज़ में है, फिर हम ट्रेंडिंग स्कोर्स को देख रहे होते हैं, या जिसका सिलेबस थोड़ा कम हो उस सब्जेक्ट को चूज़ कर लेते हैं, या कोई ऐसे ओवरलैपिंग सब्जेक्ट्स जो होते हैं जैसे हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान हो गया, या पाकिस्तान ये इंटरनेशनल रिलेशन हो गया, या करंट अफेयर्स, ये ओवरलैप थोड़े थोड़े कर रहे होते हैं। तो इसका क्या तरीकाकार होता है कि ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज कैसे करने चाहिए, और आपके कौन से थे? ये अच्छा क्वेश्चन किया है। ये खास तौर पे वो मरहला होता है जिसमें एक स्टूडेंट जो है उसको यानी कि एक आसानी हो जाती है अगर वो टाइमली सही सिलेक्शन कर लेता है ऑप्शनल सब्जेक्ट की। इसमें सबसे पहले तो यह है कि जो मेरे सब्जेक्ट थे वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड पाक इंडो हिस्ट्री थे, क्योंकि ऑप्शनल में आपने दो सब्जेक्ट्स रखने होते हैं। और जो आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड हो, ज़रूरी नहीं है कि आप वो सब्जेक्ट्स रखें। अगर जैसे आपने मेरी एग्जांपल पूछी, तो मेरा बैकग्राउंड जो था वो इकोनॉमिक्स का था। मैंने अपने बैचलर में भी इकोनॉमिक्स पढ़ी, मास्टर्स में भी इकोनॉमिक्स पढ़ी, लेकिन इकोनॉमिक डेवलपमेंट वाज देयर एज अ सब्जेक्ट इन ऑप्शनल ऑप्शंस।
लेकिन मैंने वो चूज नहीं किया। उसमें थोड़ी सी ये गाइडेंस थी क्योंकि आपका मैथमेटिकल पोर्शन इंक्लूडेड होता है इकोनॉमिक्स में, जो कि 40% मार्क्स कैरी कर रहा होता है। और आमतौर पे आपने ये भी देखा होगा कि स्टूडेंट्स को ये सजेस्ट किया जाता है कि स्टैटिस्टिक्स या मैथमेटिक्स ऐसे सब्जेक्ट्स ना रखें जहाँ पर आपके मार्क्स जो है ना वो जाने के, लाइक थ्योरेटिकल अगर आप रखते हैं तो कुछ ना कुछ मार्क्स आ जाते हैं, लेकिन एक गलत फॉर्मूला आपके सारे मार्क्स ले जाएगा। तो ऐसे सब्जेक्ट्स आमतौर पे अवॉइड, जो कि एक नेगेटिव उसकी तरफ, स्कोरिंग की तरफ लेके जा रहे होते हैं। तो दिस वाज द रीजन कि मैंने अपने उस बैकग्राउंड सब्जेक्ट जो कि मेरा इकोनॉमिक्स था वो हम्म। नहीं रखा। तो सही। मैं इस चीज़ पे बिलीव नहीं करती कि आपका अगर बैकग्राउंड कोई सब्जेक्ट जिसमें आप बहुत अच्छे हैं और अगर आप नया सब्जेक्ट रखते हैं तो आप उसको नहीं पढ़ पाएंगे। इट्स अबाउट द एबिलिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग। सही। और अगर आप पास्ट पेपर एक दफ़ा देखेंगे आपको आइडिया हो जाएगा कि उस सब्जेक्ट में किस किस्म की, क्या एग्ज़ाम का जो है पैटर्न आ रहा है, क्या उसका एग्जामिनर जो है क्या टेस्ट करना चाह रहा है। सो हम्म। इट विल बी इजियर फॉर यू टू डिसाइड अबाउट द ऑप्शनल सब्जेक्ट कि आप पास्ट पेपर उठाएं, उसको देखें, आपको थोड़ा अंदाज़ा हो जाएगा कि आप इसको सॉल्व कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं। सो सही। दिस वाज द सिचुएशन। सही। अच्छा, आप रेफर करेंगे एकेडमी को कि एकेडमी ज्वाइन करनी चाहिए हमें इस हवाले से? इट डिपेंड्स। देखिए बहुत से हमारे पाकिस्तान में ना ओवरऑल कैंडिडेट्स अप्लाई कर रहे होते हैं, हम्म। हर रीजनल, हर प्रोविंस से हर बंदा अप्लाई कर रहा होता है। किसी बिल्कुल। को एकेडमी तक एक्सेस होती है, किसी को नहीं होती है। रिमोट हम्म। एरियाज में जो पढ़े होते हैं उनके लिए बहुत मुश्किल होता है एकेडमी को ज्वाइन करना। बिल्कुल। दूसरा सबसे बड़ा एस्पेक्ट जो है इसमें, कुछ स्टूडेंट्स के फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स होते हैं, कुछ जो है उनके लिए ट्रैवलिंग का जो है कॉस्ट कवर करना बड़ा मुश्किल होता है। सो बिल्कुल। एक तो जो लोग ज्वाइन कर सकते हैं, आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड हम्म। कि वो ज्वाइन करें। और जो लोग नहीं ज्वाइन कर सकते तो इट डजेंट मीन कि उनके लिए हर्डल्स होंगी, क्योंकि आजकल आपको पता है इंटरनेट का दौर है। बहुत से जो है आपके ऑनलाइन रिसोर्सेज मौजूद हैं, बहुत से आप ऑफिसर्स जो हैं, इतनी यूट्यूब भरा हुआ पड़ा हुआ है। आप किसी भी हम्म। सब्जेक्ट के हवाले से जो है अगर आप मेंटोर्स को चूज कर लें या आप क्लासेस ले लें तो आप ऑनलाइन भी वो एक्सेस कर लेते हैं जो इन्फॉर्मेशन आप लेना चाह रहे हैं। तो ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने सीएसएस किया, सो क्लियर किया हुआ है, जिन्होंने अकेडमी नहीं ली। बल्कि मैं यहाँ पर एक चीज़ मेंशन करना चाहूंगी कि हमारे एक कैंडिडेट थे, तो आई वॉज गिविंग क्लासेस फॉर द सोप सब्जेक्ट। और वो बहुत रिमोट एरियाज थे, वहाँ ना अकेडमी हम्म। थी और ना कोई ऐसा उनके बैकवर्ड पास एरियाज, रिसोर्स। विलेज एरियाज। Yes, yes, and he took the classes online, and हम्म। today he is one of the SOAP candidates, SOAP qualifier. अच्छा, So you मतलब। can do anything. I think एक सिलेबस, एक टेक्निकल पैटर्न में फॉलो करके यू कैन डू एनीथिंग। सही। सही। अच्छा मिस, जैसे एक हाइप बनी हुई है सीएसएस में कि आपकी इंग्लिश बेस्ट होनी चाहिए, तभी आप जो है वो, मतलब कम से कम इतनी होनी चाहिए कि एक एवरेज होनी चाहिए इंग्लिश आपकी। सो इसमें भी कुछ ऐसे ही है, जैसे ऐसे का अगर सब्जेक्ट होगा तो ऑब्वियसली उसके लिए तो इंग्लिश कुछ नॉर्मल तो चाहिए होगी। जो स्टैंडर्ड है ऐसे का, प्रेसी कॉम्पोजिशन का, जो सीएचएस के लिए वही सोप के लिए भी है। यहाँ ठीक पे है। थोड़ा सा डिफरेंस अगर मैं बताऊं तो एक ये है कि इनका ऐसे का जो है वो सीएचएस का 3 आवर्स का होता है, सोप का 2 आवर्स का होता है। लेकिन जो रिक्वायरमेंट्स हैं दे आर द सेम। और इंग्लिश इज इम्पोर्टेंट, वेरी हम्म। इम्पोर्टेंट। आपका जो एक जो रिक्वायरमेंट है एक ऐसे इंग्लिश की, वो आपने फॉलो करनी है। और रिक्वायरमेंट एक तो बेसिक इंग्लिश, आपकी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए, आप इंग्लिश सही से लिख सकते हैं, एक पैराग्राफ लिखने की आप में इतनी जो है वो पोटेंशियल होना कैपेबिलिटी है कि चाहिए, आप वो बिल्कुल। सही से, एग्जैक्टली कि वो आप सही से लिख सकें। हम्म। दूसरा इसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। एक आपकी इंग्लिश आ जाती है, फिर आपका नॉलेज आ जाता है, नॉलेज के बाद हम्म। द राइटिंग एक्सप्रेशन, विच मैटर्स द मोस्ट इज राइटिंग एक्सप्रेशन। आपका जो एग्जामिनर है वो जो चीज़ आपको यूनिक बनाती है वो आपका राइटिंग एक्सप्रेशन एंड हम्म। कन्विंसिंग पावर टू एग्जामिनर, वो आपके ऐसे को यूनिक बनाती है। सर इतने ढेर सारे लोग जो हैं वो दे रहे होते हैं एग्जाम, तो उसमें जो एग्जामिनर है उसने यूनिकनेस चूज करनी होती है कि भाई हाँ इसमें देयर इज समथिंग आई हैव टू सिलेक्ट। सो इंग्लिश इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट टू पास द एग्जाम। ऐसे प्रेसी कॉम्पोजिशन इस पे प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। जितना आप पढ़ेंगे, जितना आप सुनेंगे, जितना आप देखेंगे अंग्रेजी को, लाइक यू शुड इम्प्रूव, इट्स इज अ कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट। आप हम्म। बाकी सब्जेक्ट की तैयारी करते रहते हैं, लेकिन इंग्लिश एक ऐसी है जो कि डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ चलते रहना चाहिए। एक जबान है एंड वी हैव टू इम्प्रूव अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ सीएसएस फर्स्ट। पहले ये देखें सही। कि उस रिक्वायरमेंट पे हम कैसे
उतर सकते हैं। बहुत से लोग अपनी डिफरेंट डोमेन्स में चले जाते हैं, लिटरेचर की तरफ चले जाएंगे, या किसी एक स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजी जो है या वोकेबलरी। आप कोशिश करें कि जहाँ जो ऐसे की प्रेपरेशन आप कर रहे हैं या जो टॉपिक्स आपने चूज किए हुए हैं, आप उससे रेलिवेंट चीज़ों को, मटेरियल आप कलेक्ट करें और वो चीज़ें पढ़ें। तो इररेलीवेंट रीडिंग द इररेलीवेंट पार्ट फॉर द एसे और इंग्लिश इम्प्रूवमेंट विल वेस्ट योर टाइम अंटिल यू एस द एग्जामिनेशन। उसके बाद आप बाकी इंग्लिश इम्प्रूव करते रहें। मीन के रिलेटेड मटेरियल एंड टू द पॉइंट। यस एग्जैक्टली। सही। अच्छा मिस, इसमें प्रेसी भी होता है? यस, Prussian composition. There are two सही। exams of English, सही। essay and Prussian composition. सही। अच्छा मिस, आपने एग्जाम दिया है सोप का, तो क्या लगता है आपको कि कितना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल चैट जीपीटी ग्रॉक कितना फैसिलिटेट कर सकते हैं इस हवाले से? यस, इट इज़ हेल्पफुल अगर सही। आप इंटरनेट का सही इस्तेमाल करें। हम्म। तो दिस इज हेल्पफुल। अब चीज़ें तो अवेलेबल हैं, लेकिन उसका अगर आप सही इस्तेमाल करेंगे उस रिसोर्सेज का अपने टाइम को सेव करने के लिए। अगर मैं इसकी छोटी सी एग्जांपल दूं, चैट जीपीटी आपको एक रेफरेंस तो दे देगा कि इस मुल्क की पॉपुलेशन जो है वो इतनी है, लेकिन आपने फर्दर रिसर्च करनी है। आपने वहां से वही इंफॉर्मेशन जो है कॉपी नहीं करनी, आपने हम्म। उस मुल्क की, उसकी पॉपुलेशन रिलेटेड वेबसाइट पे जाके आपने उस ईयर की उसके रिसर्च पेपर को पढ़ के आपने जो है वो फाइंड आउट करना है कि यहाँ पे ये चीज़ लिखी हुई है। यू हम्म। विल नॉट गिव रेफरेंस टू द के आपके पास ये इन्फॉर्मेशन है, ये इन्फॉर्मेशन कहाँ पे मौजूद है। ये इन्फॉर्मेशन फॉर एग्जांपल इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान में आपके पास मौजूद है कि एग्रीकल्चरल या सोशल स्टैटिस्टिक्स क्या कह रहे हैं। हर साल जो है वो इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान का जो है फाइनेंस डिवीजन अपना मैगजीन, सॉरी, वो इशू करती है, अपनी पूरी रिपोर्ट इशू करती है। तो सही। यू शुड हैव द रिलायबल रिसोर्सेज। चैट जीपीटी विल हम्म। हेल्प यू आउट कि हम्म। ये मौजूद है, ये इंफॉर्मेशन मौजूद है, लेकिन बट कहाँ वो है, यू सम हैव टू टाइम आपको रिसर्च। गलत रेफरेंसेस भी उठा के दे देता है या फेक इंफॉर्मेशन भी उठा के दे देता है। जब उससे पूछा जाए कि इसका सोर्स बताओ, तो वो फिर सॉरी कर लेता है। रेफरेंस रेफरेंस आप खुद फाइंड हाँ करेंगे। जी, हाँ यू जी। विल गेट इंफॉर्मेशन, आपको 20-30% इंफॉर्मेशन मिलेगी। द हम्म। रेस्ट ऑफ द 70% यू कैन फाइंड इंटरनेट बिल्कुल। रिसर्च पेपर से, वेबसाइट से भरा हुआ पड़ा हुआ है। सही। अच्छा मिस, अगर ओवरऑल एक इस एग्जाम में जीके की बात की जाए, जनरल नॉलेज की, सो वही आप इसको कंपैरिजन अगर सीएसएस का किया जाए तो वही होना चाहिए, उसी लेवल का होना चाहिए, या कोई इतना खास ज़रूरत नहीं पड़ती इसमें? सेम एक सोप का कैंडिडेट अगर तैयारी कर रहा है तो द लेवल ऑफ प्रिपरेशन इज द सेम, हम्म। क्योंकि सिलेबस जो है वो जीके का सेम है। और अच्छा खासा उसमें सिलेबस मौजूद है, एंड यू हैव हम्म। टू कवर दैट सिलेबस। फॉर जनरल नॉलेज यू हैव टू बी इन्फॉर्म फ्रॉम ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द एरिया, लाइक करंट अफेयर है, पाकिस्तान अफेयर है, जनरल साइंस है, इस्लामिक स्टडीज है, और ये इंग्लिश का पार्ट और बाकी जितने भी आ जाते हैं इसमें। तो यू हैव टू कवर ऑल द एस्पेक्ट, नॉट ओनली सिलेबस बट करंट अफेयर इटसेल्फ एक पूरी दुनिया है। तो सिलेबस के अलावा भी यू हैव टू बी वेल इन्फॉर्म्ड व्हाट्स गोइंग ऑन इन द वर्ल्ड एंड इन पाकिस्तान। सो इसके लिए फिर जैसे न्यूज़पेपर हो गए, आपका मंथली हम्म। मैगजीन हो गया, और जो रेलिवेंट जो टॉपिक, जो टॉप 10 ट्रेंडिंग पे जो टॉपिक चल रहे होंगे नेशनल लेवल पर, अगर आपके टॉप टॉप 10 प्रायोरिटीज के टॉपिक्स क्या हैं, या इंटरनेशनल हम्म। लेवल के जो टॉप 10 एजेंडास क्या हैं, तो आपने वो बिल्कुल। टॉपिक्स पहले चूज करने हैं एंड देन स्टार्ट वर्किंग ऑन इट। सही। सही। अच्छा मिस, आप एज ए कंसल्टेंट ही हमें गाइड कर रही हैं इस एग्ज़ाम के हवाले से। सो क्या कितना पेपर लेंथ होती है, और क्या कहते हैं कितना वर्ड काउंट होना चाहिए? ये कोई होती है इनकी लिमिटेशंस वगैरह होती हैं कि कम से कम इतना होना चाहिए, या इतने वर्ड काउंट होने चाहिए इसके, या इतने पेपर्स का होता है, ये पेजेस का होना चाहिए? और ऐसे के लिए कह रहे हैं आप, ऐसे के ऐसे लिए। के एग्जाम? जी जी, ऐसे। या इन्होंने मेंशन किया होता है, सोप एग्जाम में इन्होंने मेंशन किया होता है कि एटलीस्ट 1500 वर्ड्स, एज फार एज आई रिमेंबर, क्योंकि 2017 में दिया था। तो जहाँ तक मुझे याद पड़ता है कि 15, क्योंकि 2 आवर्स का ऐसे है, तो अच्छा। इसमें मिनिमम वर्ड्स भी 1500 होने चाहिए। बट यू शुड नॉट फॉलो कि वो 1500 वर्ड्स ही हो। दो हम्म। घंटे के अंदर आप जितना लिख सकते हैं आप लिखेंगे, चाहे वो 12 पेजेस हो, 15। आमतौर पे मैक्सिमम 15 या 18 पेजेस या 12 पेजेस तक जाता है 2 घंटे का पेपर। सही। तो आपने आपने इस पे जो है ना फोकस नहीं करना। यू जस्ट हैव टू राइट कॉन्टिन्यूसली। हम्म। एग्जामिन अगर आपका 8 पेजेस पर भी होगा ना, लाइक अगर 1000 पेजेस, 1000 वर्ड्स का भी होगा, लेकिन आपने ऐसे की रिक्वायरमेंट पूरी कर ली है हम्म। जो एक एग्जामिनर को चाहिए,
यू विल बिल्कुल पास द एग्जाम। लेकिन अगर बिल्कुल, आप या दो उसका दिल हजार खुश वर्ड्स कर का भी दिया लिख आपने। लें, अगर आप 2000 और 2500 का भी लिख लें, अब आप 25 सफ़े भी भर लें, लेकिन हम्म आपने वो क्राइटेरिया ही पूरा नहीं किया, कहीं हम्म आपकी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हैं, आपके जुमले हम्म, ठीक नहीं हैं, आपने वहां पे रेफरेंसेस नहीं दिया या आपने बिल्कुल डेटा नहीं मेंशन किया, तो उसको आप कन्विंस नहीं कर सके, तो ही विल फेल यू। सही। अच्छा मिस, क्या माइंडसेट होना चाहिए स्टूडेंट्स का एक एग्जाम को प्रिपेयर करते वक्त, या उसको पास करते वक्त, या जब ड्यूरिंग द एग्जाम, क्या माइंडसेट होना चाहिए? ही शुड बी वेरी क्लियर अबाउट हिज डायरेक्शंस। उसको ये पता सही। होना चाहिए कि ये मेरी डायरेक्शन है, ये मेरा गोल है और मैंने ये करना है। अगर वो डिटर्मिन्ड है तो फिर वो कंसिस्टेंट रहेगा, अगर वो डिटर्मिन्ड नहीं है तो वो कंसिस्टेंट भी नहीं रह सकेगा। हम्म सो दिस इज द सिचुएशन के उसकी उस नो मैटर व्हाट, अगर वो ही स्टिक टू हिज गोल तो वो कर लेगा। और उसके लिए हम्म फिर एक एनवायरनमेंट, एक मोटिवेशन, एक सबसे पहले तो आपको सेल्फ मोटिवेशन चाहिए। फिर उसके बाद आपको जो है एक एनवायरनमेंट, यू हैव टू क्रिएट दैट एनवायरनमेंट, हम्म आपको मिलेगा नहीं, यू हैव टू सही। क्रिएट। अपने वो माहौल क्रिएट करना होगा कि जहाँ पर मेरा गोल है, जो आपका गोल है, आप कोशिश करेंगे आप ऐसे लोगों में बैठे जहाँ पर आपको गोल अचीव करने में आपको हेल्प कर रहा है, आप वो चीज़ें सुने जो गोल को अचीव करने में हेल्प कर रहा है। सो यू हैव डेफिनेटली, आपका एक पीरियड होता है वो गोल को अचीव करने के लिए, तो बिल्कुल। आपने कोशिश करना होगा कि आपने उसी सर्कल के अंदर आना है ताकि आपके लिए आसानियां पैदा हो सकें। सो सही। आपकी डायरेक्शन बहुत क्लियर होनी चाहिए, हम्म एंड गिव अप नहीं करना है। गिव अप करेंगे तो वो आपका टाइम भी वेस्ट करेगा। टेक फ्रीक्वेंट ब्रेक्स, लेकिन और हाँ, सेकेंडली डिस्ट्रैक्शंस, हम्म रिमूव ऑल द डिस्ट्रैक्शंस। सोशल इफ यू मीडिया। डोंट रिमूव सोशल मीडिया, एग्जाम हो रहा है, आप जितनी भी डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं आपको, आप डिलीट कर दें। आप पॉपअप फैमिली फंक्शन नोटिफिकेशन। ये आप फैमिली फंक्शन अटेंड करना छोड़ दें, आप हैंग बिल्कुल। आउट करना छोड़ दें, फ्रेंड्स को छोड़ दें। वंस यू अचीव योर गोल, जस्ट स्टार्ट योर कैरी ऑन, पार्टी। ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही या है। बिल्कुल। अच्छा मिस, रिटन एग्जाम की तो बात हो गई, थोड़ा सा हम साइकोलॉजिकल असेसमेंट की तरफ अगर चलते हैं, तो इसमें साइकोलॉजिकल असेसमेंट में क्या क्या चीज़ें जो है, क्योंकि नॉर्मली जब आप जॉब, गवर्नमेंट जॉब में जा रहे होते हैं, तो आपका पहले भी साइकोलॉजिकल असेसमेंट वगैरह या इंटरव्यू वगैरह वो ले चुके होते हैं, जो पैनल वाले होते हैं। तो इसमें क्या लगता है आपको, अगेन लेने में जब आपको इंटरव्यू ले रहे होते हैं, तो क्या किस टाइप के क्वेश्चन करते हैं, और ये क्या लगता है आपको, लेना भी चाहिए या नहीं, इसको चेंज करना चाहिए? यस, जब आपकी इनिशियल अपॉइंटमेंट हो रही होती है तो उस वक्त पैनल नहीं होता, उसमें उस हम्म डिपार्टमेंट का एक सीनियर ऑफिसर जो है वो जस्ट इंटरव्यू करता है, और आपने एक स्पेसिफिक पोस्ट पे जाके उसके अकॉर्डिंगली आपने जो है वो आंसर देना होता है। बट दिस इज टोटली डिफरेंट। और यहाँ पे आपका जो पैनल है वो एक वास्ट नॉलेज के साथ हाई लेवल सीनियर ऑफिसर्स बैठे होते हैं, हम्म और एक उनका तजुर्बा होता है, और उन्होंने आपकी सिलेक्शन करनी होती है उसकी पोजीशन के लिए, जो कि सेक्शन ऑफिसर की पोस्ट है 17 स्केल की, ऑफिस मैनेजमेंट ग्रुप में। आप ऑक्यूपेशनल ग्रुप में एंटर हो रहे हैं जहां पर आपका जो काम है वो मैनेजमेंट लेवल पर होगा, पॉलिसी मेकिंग लेवल पर होगा। वहां पर आपकी पर्सनालिटी काउंट होगी, हम्म आपका एक स्ट्रेस मैनेजमेंट काउंट होगी कि आप किस तरह से स्ट्रेस को काम के दौरान मैनेज करते हैं, एंड आपका नॉलेज। एंड रिटन एग्जाम में तो हम अपना पेपर दे देते हैं, बट ड्यूरिंग द इंटरव्यू दे हम्म चेक दैट हाउ यू आर आंसरिंग, नॉट what you are answering. They हम्म definitely check, but how you are answering, how you are confident enough to talk to them. हम्म तो वो आपकी एक किस्म का जो है ना एक पर्सनालिटी टेस्ट होता है, और वो 3 मेंबर डिफरेंट एरियाज में स्पेशलाइज बैठे होते हैं, और डिफरेंट कितने टाइप्स लोग ऑफ होते हैं क्वेश्चंस नॉर्मली? आते हैं। तीन, सही सही। 3 से 4 का पैनल होता है, हमारी बारी 3 का पैनल था। आई हैव हर्ड सही कि 4 का भी होता है, बट डिपेंड्स या। सही। अच्छा मिस, हमारे पास टाइम भी थोड़ा लिमिटेड सही है, 10 मिनट रह गए। जी जी। सो मुझे ये बताइएगा कि जो आप इंटरव्यू जब देने जाते हैं, तो उसमें भी कोई आपकी नॉलेज, जनरल नॉलेज के क्वेश्चन पूछ लेते हैं, या सिर्फ आपकी पर्सनैलिटी असेसमेंट ही कर रहे होते हैं वो लोग? इसमें 3 डिफरेंट डोमेन्स होती हैं। एक तो इस में जो है ना आपका सिलेबस रूल्स रेगुलेशन गवर्नेंस रिलेटेड होता है, तो पैनल में एक मेंबर जो है वो आपसे आपकी ऑफिस स्पेशलाइज्ड डोमेन के हवाले से जो है क्वेश्चन कर रहा होता है। दूसरा जो है वो आपकी पर्सनालिटी रिलेटेड, आपका हम्म बैकग्राउंड क्या है, आप क्या करना चाहते हैं, क्यों इस पोस्ट पे आ रहे हैं, क्या आपके ऑब्जेक्टिव हैं, ये तमाम चीज़ें। एंड द थर्ड वन आस्क अबाउट योर एजुकेशन एंड जनरल नॉलेज, करंट हम्म, अफेयर्स, एंड जो आपका एक नॉलेज टेस्ट करना होता है वो कर रहा होता है। सो दीज आर द 3 पैनल, 3 मेंबर पैनल विच आस्क डिफरेंट क्वेश्चंस। सही सही। अच्छा मिस, जिस दिन रिजल्ट आया फिर इस चीज़ का,
जब आपने एग्जाम को क्रैक कर लिया तो क्या फीलिंग्स थी और किसको बताया सबसे पहले? आई कांट फॉरगेट दैट डे, क्योंकि उस वक्त आई वाज ड्राइविंग अ कार, मैं आ रही थी तो सिग्नल था, और वहां पे मैंने मैसेज पढ़ा कि रिजल्ट आ गया है। और हम्म। जब मैंने रिजल्ट चेक किया तो पहले तो मुझे यकीन नहीं आया। और उसके बाद जो आधा आधा रास्ता है वो मैंने बहुत, लाइक आई कुड नॉट बिलीव, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा खुश ऑब्वियसली। थी, क्योंकि इट वाज वन ऑफ द डे आई अचीव दैट गोल। एंड घर पहुंचते साथ ही मैंने अपने पेरेंट्स को सबसे पहले इन्फॉर्म किया। सही। अच्छा मिस, थोड़ा सा अगर हम बात करेंगे वर्क लाइफ बैलेंस की, तो कैसे आप हैंडल करती हैं सोशल लाइफ को, इन चीज़ों को कैसे, थोड़ा अगर आप टिप्स दें ओवरऑल, हमारे पास 2-3 मिनट हैं इस हवाले से। इसमें सबसे पहले तो ये कि जब आप अपने ऑफिशियल टास्क कंप्लीट कर लें, तो आप जब घर आ जाते हैं ना, तो आप ऑफिस के टास्क को भूल जाएं। स्टॉप हम्म। डिस्कसिंग अबाउट द ऑफिशियल थिंग्स एंड पे अटेंशन टुवर्ड्स योर फैमिली। आपकी फैमिली जो है वो आपके ऑफिशियल मैटर्स को सुनने में इंटरेस्टेड नहीं होती है, और ना ही उससे वो खुश होती है। तो सबसे पहले ये है कि आप क्लियरली जहां पर मौजूद हैं आप उस पर फोकस होकर काम करें। इट हम्म। डिपेंड्स ऑन द जॉब नेचर ऑल्सो। अगर कुछ सेंसिटिव जॉब्स हैं, कुछ लोग घर आते हैं और उस वक्त भी डायरेक्शन मिल रही होती हैं, बट इट डिपेंड्स। बट इन माय केस व्हेन आई कम बैक टू होम, तो मेरा पूरा फोकस जो है वो ऑफिस से हट के घर की तरफ हो जाता है। सेकेंडली, वर्क लाइफ बैलेंस के साथ अपनी ज़िंदगी में और भी चीज़ों को, और भी एक्टिविटीज़ को इंक्लूड करें। हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएं, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इफ़ यू आर हैप्पी देन यू कैन कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स योर प्रोफेशनल हम्म। करियर ऑल्सो। वहां पर आप ज्यादा बेहतर तरीके से फिर काम कर सकते हैं, तो बिल्कुल। बहुत ऑब्जेक्टिव्स कैन बी अचीव। सही। अच्छा मिस, अगर थोड़ी सी बात जो है हम वो प्रोफेशनल एथिक्स की करें और इंटेग्रिटी की करें, तो उस हवाले से अगर आप थोड़ी सी सजेशंस दे दें। प्रोफेशनल इंटेग्रिटी, एक तो आप जब भी एक वर्किंग एनवायरनमेंट होता है वहाँ पर आपके एक रूल्स हैं, हम्म। रेगुलेशंस हैं जो मेंशन है, आप उसको फॉलो करें। आप जो भी एक ऑर्गेनाइजेशन की इन्वायरमेंट को हेल्दी एंड बैलेंस इन्वायरमेंट क्रिएट करने के लिए यू हैव टू फॉलो ऑल दोज थिंग्स। एंड फिर अपने जो आपके साथ आपके कोलीग्स हैं, वर्कर्स हैं, एंड इफ़ हम्म। यू फील दैट कि वो अगर कहीं पर भी किसी चीज को नहीं समझ पा रहे हैं, हेल्प देम आउट। एंड कोऑपरेटिव कोऑपरेशन होना बहुत जरूरी है। एक्सटेंड योर कोऑपरेशन, एक्सटेंड योर नॉलेज। समटाइम्स ऐसा होता है कि कुछ लोग जो है वो अपने नॉलेज को कंटेन करके रखते हैं, बिकॉज आई हैव एक्सपीरियंस दैट के कुछ लोगों का ये है कि अगर हम इतनी मेहनत करके आए हैं तो हम्म। इसको भी वो मेहनत करने बिल्कुल। दें। सो बिल्कुल। मैं ये यहाँ पर खास तौर पे कहूंगी कि आप आने वालों के लिए आसानियां फराहम करें, सो ऐसे ही। काम जो है वो ज़्यादा तेज़ी से बढ़ सके बिल्कुल उनको। रस्ते बनाने चाहिए उनके लोगों को। लिए यस, उनके लिए वी मस्ट क्रिएट द एनवायरनमेंट जहाँ पे जब एक बंदा ऑफिस में काम करने के लिए आए तो वो ज़्यादा जोश के साथ, ज़्यादा खुशी के साथ आए कि मैं बिल्कुल। अब नई चीज़ सीखूंगा और यहाँ पे मुझे एक पॉजिटिव इन्वायरनमेंट मिल रहा है। बल्कि देयर ऐसा नहीं मस्ट होना नॉट बी चाहिए कि टॉक्सिक इन्वायरनमेंट। कल यार फिर ऑफिस जाना है। यस एग्जैक्टली, टॉक्सिक इन्वायरनमेंट ना हो, बिल्कुल। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल। अच्छा मिस, ओवरऑल हमारे पास 2-3 मिनट हैं, अगर आप एक एवरेज एम्प्लॉयज़ जो हैं जो इस एग्ज़ाम को देना चाहें, तो आप थोड़ा सा अगर उनको गाइडलाइंस दे दें कि बिल्कुल देना चाहिए ये एग्ज़ाम, एवरेज स्टूडेंट्स के लिए भी ये है, अगर आप ओवरऑल ब्रॉडली सा एक पिक्चर बना दें इसका। यस, आई हाईली रिकमेंड। जितने भी फेडरल गवर्नमेंट के या उनके अटैच डिपार्टमेंट एम्प्लॉयज बैठे हुए हैं, जो आपकी गजेटेड पोस्ट हैं वो लिमिटेड नंबर ऑफ पोस्ट हैं, और हम्म। नॉन गजेटेड पोस्ट में बहुत से लोग अभी भी लोग बैठे हुए हैं, उनको ये गाइडेंस नहीं होती। आई विल हाईली रिकमेंड। हर साल ये एग्ज़ाम होता है, और हर हम्म। साल आप इसकी 3 अटेम्प्ट्स होती हैं, आप इसको ज़रूर दें। हर अगर साल में आपने 3 होती है? प्रोफेशनल, हर साल में ये एग्ज़ाम होता है और 3 अटेम्प्ट्स होती हैं। सही, ओवरऑल ठीक है। तो ये जितना जल्दी दे देंगे उतना जल्दी आपका प्रोफेशनल जो है ना करियर ग्रोथ होगी, आपके प्रमोशन जल्दी होंगी। मैंने हम्म। प्रीवियस डिपार्टमेंट में 10 ईयर सर्व किया, बट देयर वाज नो प्रमोशन। बट व्हेन हम्म। आई गॉट अपॉइंटेड इन ओएमजी, तो विद इन 4 ईयर्स जो है वो 18 में आ गए, और 18 के बाद नाउ टूवर्ड 19। बहुत कम अरसे अच्छा। में आपकी प्रमोशन होती है, एंड यू गेट द अथॉरिटी टू मेक डिसीजन। बिल्कुल आप ऐसा। पॉलिसी मेकिंग में अपने ओपिनियंस देते हैं, आप कंट्रीब्यूट हम्म। करते हैं गवर्नमेंट के लिए, यू गेट द अपॉर्चुनिटी फॉर दिस। सो जरूर अप्लाई करें, और कोई ऐसी रीजन नहीं है अप्लाई ना करने की। बिल्कुल ऐसे ही। थैंक यू सो मच मिस। मैं इस बात का गवाह हूँ कि आप वहाँ पे कितनी टफ रूटीन जो है वो आपकी होती है, और फिर भी आपने
टाइम दिया। और मैं पिछले तकरीबन 1.5 2 हफ्तों से आपका स्केड्यूल भी देख रहा था कि आप डेली जो है वो हम लोग आपको एग्री करने की कोशिश कर रहे थे, बट डेली न्यू हर्डल्स आपके लिए आ जाती थी। तो इतना बिजी टाइम में से आपने हमें टाइम दिया, अल्लाह ताला आपको इसका अजर दे। और No problem at all. It's my pleasure, and I'm thankful to you for providing the opportunity. थैंक It यू was सो मच। all my pleasure. It was a good experience to क्योंकि talk ये to एक you. नई जो है अवेयरनेस है, लोग इस हवाले से अवेयर नहीं है लोगों। आई होप कि ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस तक ये बात पहुंचे और उनको ये बात पता चले। क्योंकि नॉर्मली गवर्नमेंट सेक्टर में जो लोग काम कर रहे होते हैं तो वो थोड़े आप कह लें कि एवरेज भी होते हैं और स्लो भी हो जाते हैं, क्योंकि हमारा एक कल्चर ही ऐसा बना हुआ है। सो आई होप कि ये बात ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस तक I'm जाए बिल्कुल और सही वो कह रहे हैं आप. I मोटिवेट agree हो। with you. जी। I agree with you. Yes. थैंक यू सो मच मिस, सो नाइस ऑफ You यू। welcome. You welcome. Thank you so much. थैंक यू, Thank you. थैंक यू जी, Allah थैंक यू, Hafiz. अल्लाह हाफिज।